हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का ये तीसरा अध्याय है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका अध्याय है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ना दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है जो आपको नदी के बारे में पूछेगा ही। जब नदी के बारे में आपसे पूछ रहा है तो यहाँ जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम है इसका क्या? तो अब्बाह। जो आप जानते होंगे कि अब्बाह जो होता है, नदी का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जैसे गंगा हो, यमुना, सरस्वती, जो भी है, जमुना, गोदावरी, कावेरी, सारी नदियों के जो आप देखते होंगे कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर उसका एंड हो रहा है, कितना किलोमीटर है, और बगल में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इन सारे बात को जो है क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और आपसे भी ये भी पूछ लेता है कि जिस नदी को आप देख रहे हैं, मतलब गंगा अगर हो गया तो गंगा की दूरी 2500 किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर में अब जहाँ से वो निकल रही है, जहाँ तक एंड हो रहा है, तो मुख्य मुख्य शहर के नाम बताइए। तो मुख्य मुख्य शहर के नाम आप किस प्रकार से बताएंगे? ये जो है इन सारे बात को इस अध्याय में बताया गया है। और इसका निर्माण कैसे होता है, जलप्रपात किसको कहते हैं, कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, अब्बाह द्रोणी सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा विश्व में कहाँ है। तो हम चलिए इस अध्याय में यही सारे बात को हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अब्बाह के बारे में, और बहुत ही हम ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। क्या लिखा गया है कि अब्बाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है? तो एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के नदी तंत्र को व्याख्या करता है। तंत्र आप जानते होंगे कि एक छोटा छोटा भाग होता है, वही जो है तंत्र कहलाता है। और भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखने के लिए भी कहता है। अब्बाह क्या है? तो एक जो है क्षेत्र के नदी तंत्र को ये बतलाता है। जो अगर भारत है तो भारत के नदी तंत्र को वो बतलाएगा कि वहाँ से कौन कौन नदी आपका गुजर रहा है। आप देखेंगे कि विभिन्न दशाओं में छोटी छोटी धाराएं जो हैं एक साथ मिलकर मिल जाती है। क्या होता है? तो आप पाएंगे कि विभिन्न विभिन्न दशाओं में, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो देखिए, भारत का नक्शा है, यहाँ से आपको, यहाँ से आपको, यहाँ से आपको, यहाँ 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 जो है आपको नदी तंत्र आपको देखने को मिलता है। यही जो है, यही जो क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र हो गया। और यहाँ जो है नदी तंत्र, ये मतलब अफवाह जो मिल रहा है आपको, ये छोटा 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 जो है धारा है। ये जो छोटी छोटी धारा जो है, ये क्या होता है? एक साथ मिलता है। जब ये जो गंगा नदी में देखते होंगे बहुत सारे जो हैं अफवाह मिले हुए हैं, मतलब बहुत सारे तंत्र मिले हुए हैं। यही जो है क्या? तो यही जो है ये मुख्य धारा बनाती है। ये मुख्य धारा क्या हो जाएगा? मुख्य धारा गंगा का हो जाएगा। यही मुख्य धारा क्या हो जाएगा? छोटा छोटा नदी जो है आकर यहाँ पर मिल रहा है, यही मुख्य धारा किसका हो जाएगा? गंगा का हो जाएगा। जब यही जो है मुख्य नदी का निर्माण करता है, और मुख्य जो है ये छोटी छोटी जो धाराएं होती है मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। आगे है कि अंततः इनका निकास बड़ी जो है, इसका जो है एग्जिट जो होता है, अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, जिसे झील या समुद्र महासागर में होता है, या महासागर में होता है। इसका जो है, जैसे देखिए गंगा जो निकलती है उत्तराखंड से, और कहाँ जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका जो है एग्जिट हो जाता है। कहाँ से निकली? उत्तराखंड से। और एग्जिट कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार मानसरोवर से आपको देखते होंगे कि आपको ब्रह्मपुत्र निकल रही है, और वो भी जो है जाकर कहाँ मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से आपको सिंधु जो निकल रही है, तो ये कहाँ? अरब के सागर में जाकर मिल रही है। ये सारे जो हैं, तो ये कैसे? तो यहाँ जो है कोई झील में या कोई समुद्र में, कोई महासागर में जाकर जो है ये मुख्य जो है नदी जाकर मिल जाती है, एग्जिट इसका हो जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जो है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, मतलब जिस नदी का क्षेत्र जो जल जो है प्रवाहित होता है, उसे एक अब्बाह द्रोणी कहते हैं। अब्बाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो एक नदी तंत्र, जैसे कि गंगा या अमेजन, आप अमेजन को लीजिए या गंगा को ही ले लीजिए। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल, मतलब जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे अब्बाह द्रोणी कहते हैं। मतलब गंगा के क्षेत्र, गंगा नदी है और वहाँ से जो है जल प्रवाहित हो रहा है, ये जो है ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? यही क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अब्बाह द्रोणी।
किसे कहते हैं अब्बाह द्रोणी? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र का क्या होता है, जल प्रवाहित होता है, उसे एक अब्बाह द्रोणी कहते हैं। आप जो है इसका अवलोकन भी कर सकते हैं मानचित्र के सहायता से। आगे है कि आगे है कि मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया या ऊंची भूमि दो पड़ोसी अब्बाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ये देख सकते हैं जल विभाजक कैसे हो गया, ये नदी आया, यहाँ से नदी आया और यहाँ जो है पर्वत है या ऊंचा भूमि है, यहाँ से टकराया तो एक भाग इधर गया, एक भाग इधर गया। जब यही जो है दो भाग में बट गया तो यही क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा, जो है दो पड़ोसी अब्बाह द्रोणियों को क्या करता है, एक दूसरे से अलग कर देता है, यही क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा। देखिए आपको यहाँ पर पूछा भी गया है कि किस जो है, क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ी अब्बाह द्रोणी अमेजन नदी है? क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ा अब्बाह द्रोणी कौन है, अमेजन नदी है। क्यों? क्योंकि अमेजन का जो दूरी है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही दूरी डिस्टेंस को वो तय करती है और जो है बहुत ही क्षेत्रों में वो अपना जो है, जानते होंगे कि बहुत ही क्षेत्र, अमेजन का जो क्षेत्र है, अमेजन नदी का क्षेत्र बहुत ही क्षेत्रों में फैला हुआ है और वहाँ पर आपको पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है सघन वन जो है वहीं पर पाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये भी इसी के कारण जो है नदी जहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ पर जो है आपको जीवन है, आपका वहाँ पर जो है उद्योग है, वहाँ पर आपका पेड़ पौधा वन है, ये सारे जो है वहाँ पर रहते हैं। इसी के कारण जो है अमेजन विख्यात भी है। तो विश्व का क्या है अब्बाह द्रोणी कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा जो है अमेजन नदी है, अमेजन नदी है। और यह जो है आगे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस नदी का अब्बाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो ये आपको याद रखना है कि अब्बाह जो है द्रोणी सबसे बड़ी भारत की किसकी है, तो गंगा की। किसकी है, तो गंगा की जो है अब्बाह द्रोणी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये 2500 किलोमीटर जो है इसका गमन होता है, 2500 किलोमीटर का ये गमन करता है, उत्तराखंड से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर ये प्रवेश करता है। तो इसी सबसे बड़ा जो है अब्बाह द्रोणी कौन है, तो इसका गंगा का है। आगे हम पढ़ेंगे अब भारत में अब्बाह तंत्र। भारत में जो है अब्बाह तंत्र कैसे इसका जो है निर्माण होता है और किन किन भागों में बांटा गया है, इन सारे बात को हम इसमें अब देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि भारत के अब्बाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। किसके, भौगोलिक आकृति के द्वारा। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो वर्गों जो है मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत की नदी को कितने वर्गों में, दो वर्गों में। कौन कौन, तो एक हिमालय की नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। एक हिमालय का नदी जो आप देखते हैं भारत का, यहाँ से जो गुजर रहा है ये हिमालय हो गया और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रायद्वीपीय हो गया। यहाँ से जो आपको कावेरी महानदी ये सारा जो निकलते हुए दिख रहा है ये क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय नदी, जो कि दो भागों में आपका मुख्य रूप से नदी, भारतीय नदी को कितने भागों में, दो भाग में, एक हिमालय एक प्रायद्वीपीय। ठीक, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से भिन्न है। क्या, हिमालय और प्रायद्वीपीय दोनों ही दो क्षेत्र से निकलता है, इसलिए के कारण जो है भिन्न भी है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती है और हिमालय का जो नदी होता है वो 12 मासी मतलब 12 महीना जो है उसमें पानी रहता है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। वर्षा भी होता है और जब बर्फ पिघलता है तो उससे भी पानी यहाँ पर आपको मिलता है, इसलिए जो इसको 12 मासी भी कहा जाता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र जो है, कौन नदी, तो दो नदी है, एक है सिंधु है, एक ब्रह्मपुत्र है। पूछता भी है कि हिमालय के मुख्य दो नदी कौन है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तर के, मतलब ये जो भाग है ये उत्तर हो गया भारत का।
निकलती है। और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। दो नदी ऐसा कौन सा है जो पर्वत को काटकर गौरज का निर्माण करता है? तो एक ब्रह्मपुत्र होगा, एक सिंधु होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गौरज का निर्माण कौन करता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। हिमालय नदी जहाँ से निकलती है उसके बाद जो है वो समुद्र तक पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करती है। ये मार्ग जो है ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र अपवर्दन करता है। मतलब जहाँ से वो गुजरा, देखिए ये ऊपरी भाग है, तो यहाँ से बहुत ही भाग जो है कटता है, मतलब अपवर्दन होता है। ठीक, तीव्र अपवर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ जो है भारी मात्रा में सिल्ट या बालू का संवहन करती है। अपने साथ जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बालू और सिल्ट का जो है लेकर वो गमन करता है, संवहन करता है, वो उस अपने साथ लेकर आता है। और जो है आगे क्या होता है, तो मध्य निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखोल, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारे अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है। और जो है मध्य भाग और निचला भाग में जो है किन किन का निर्माण होता है? नदी का, विसर्प का, गोखुर झील का, और अपने जो है तथा अपने बाढ़ वाले क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ आ जाता है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का वो निर्माण करती है। ये पुण्य जो है विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, और नदी जो है डेल्टा का भी निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर अवस्था जो नदी का है, जैसे नदी निकली है, देखिए यहाँ से निकली, पहाड़ से जो है यहाँ से निकलती है, और उसके बाद देखेंगे हिमालय से जैसे निकली, नदी का स्रोत हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया। ठीक, ऊपरी भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, ये मध्य भाग हो गया। मध्य भाग में आपको विसर्प का तैयार कर रहा है। विसर्प मतलब जो सांप के जैसा ऐसे जो चल रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये विसर्प कहलाता है। दूसरा जो गोकुल झील क्या होता है? तो एक ये भाग है, ये मुख्य भाग है, और ये जो है पानी बढ़ा, और पानी जब बढ़ा तो यहाँ पर पानी आ गया, और पानी जब आ गया, जब ये फिर मुख्य भाग की ओर अपने आप चलने लगती है, और ये जो भाग इसका छूट जाता है, ये क्या कहलाता है? यही जो है विसर्प झील कहलाता है। ये जो है गोकुल झील कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गोकुल झील। विसर्प को आपको हमने बता ही दिया कि ये जो सांप के आकार का होता है, ये क्या होता है? ये जो भाग है ये विसर्प कहलाता है। और जो निचले भाग में आपको देखने को मिलता है वो गोकुल झील कहलाता है। निचला भाग में गोकुल झील क्यों? क्योंकि जो है मुख्य भाग से वो नदी क्या होता है? हट जाता है। जो उसका भाग है वो भाग से हट जाता है, और ये जो भाग जो बच गया है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका गोकुल झील। और जो नदी जो है जब अंतिम समुद्र में जाकर मिलती है, उससे पहले जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब जो है ये जैसे नदी आई, यहाँ से जो है ये बहुत ही भागों में टूट गई। जब ये बहुत ही भागों में टूटी तो यहाँ पर छोटा छोटा जो है भूभाग जो है रह गया। ये भूभाग ही क्या कहलाता है? ये कहलाएगा डेल्टा। ये भाग क्या कहलाएगा? जो आपको दिख रहा है क्षेत्र जो पानी से क्या है? ऊपर है, और ये क्या कहलाता है? ये डेल्टा कहलाता है। गोकुल झील के देखा, हमने विसर्प को देखा, डेल्टा को देखा, कैसे इसका निर्माण होता है वो भी हमने देखा। नदी के स्रोत ऊपरी भाग से लेकर निचली भाग तक हमने इसका अध्ययन किया। अब देखिए आगे है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है होती है वो मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय जो निचला भाग जो होता है, प्रायद्वीपीय भाग जो होता है वो क्या होता है? मौसम, जब बारिश होगी तब वहाँ पर पानी होगा, नहीं होगा तो वो सूख जाता है। क्योंकि इनका जो है प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियाँ का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगती है। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। हिमालय की नदी की जो तुलना है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होता है? छोटा होता है। और जो बड़ा कौन होता है? तो वो हिमालय से जो नदी निकलती है उसका जो है डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा होता है। और प्रायद्वीपीय क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वो बारिश पर निर्भर करता है। उसका जो है लंबाई कम होता है, बारिश होगा तभी वो चलेगा, नहीं तो वो सूख जाता है, पानी कम हो जाता है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय यह उच्च भूमि से निकलती है, जो कि बहुत ही थोड़ा उच्च भूमि से निकलता है तथा पश्चिमी की तरफ बहती है। और जो है ये ऊंचा से निकलता है, और यह जो है कहाँ? तो पश्चिम की तरफ बहता है। आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियाँ को पहचान सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। देखेंगे तो प्रायद्वीपीय जो भारत की जो नदी है वो कहाँ पर से निकल रही है? पश्चिमी घाट से। ये जो है ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है।
जैसे कावेरी हो गया। अब देखिए हिमालय की नदियाँ, उसके बाद हम पश्चिमी जो प्रायद्वीपीय नदी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम पहले हिमालय की नदी के बारे में पढ़ेंगे। दो भाग में बांट रहे हैं नदी को, जो हिमालय एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय में आपको निचले पश्चिमी भाग से और हिमालय जो है ऊपरी उत्तर भाग से निकलता है। क्या है हिमालय की नदियाँ? तो हिमालय की नदियों में आपको मुख्य रूप से याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गंगा, घाघरा और यहाँ पर गंगा हो गया आपका, जो है सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सारे। देखिए सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक बड़ी सहायक नदियों जो है आकर इसमें मिलती है। जो है महत्वपूर्ण नदी जो है, बड़ी सहायक नदियां जो है इसमें जा आकर मिल जाती है। किसी नदी तथा उसके सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। और कोई नदी है और उसकी सहायक नदी हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं। आप देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन नदी आकर मिलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि सिंधु का जो है उद्गम कहाँ है, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से? भारत में लद्दाख में ये प्रवेश करता है। ये हम भारत का थोड़ा जो ऊपर का नक्शा जो है हम बना देते हैं। ये जो है भारत का नक्शा है और ये जो है यहाँ से निकला और ये जो है लद्दाख में प्रवेश कर गया। कहाँ? लद्दाख में प्रवेश कर गया। कहाँ से निकला? मानसरोवर के निकट तिब्बत से निकलता है पश्चिम की तरफ, मतलब ये पश्चिम है, ये पश्चिम की तरफ बहता है और लद्दाख भारत में कहाँ पर? तो लद्दाख में ये प्रवेश करता है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करता है और यह जो है गार्ज का निर्माण करता है। मतलब गार्ज आपने ऊपर पढ़ा भी कि दो नदी के बीच जो दो पहाड़ी है उसके बीच को काट देता है तो वही जो है गार्ज कहलाता है। जो पहाड़ी के बीच के जो है पहाड़ के बीच से ये निकलता है, गॉर्ज का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि देखिए सिंधु का जो है इस क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदी भी आपको मिलता है, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक एवं हुंजा इस नदी से मिलती है। कौन कौन नदी? जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया, ये नदी जो है सिंधु में जाकर मिलती है। और सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिद्ध से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहाँ पर? तो ये अटक में पर्वतीय क्षेत्र से ये बाहर निकल जाता है। कहाँ कहाँ से? ये बलूचिस्तान भी जाता है और गिलगित भी ये जाता है और उसके बाद जो है ये कहाँ निकलता है? पर्वतीय क्षेत्र में जाकर ये अटक में जो है निकल जाता है। आगे है कि सतलुज, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ कहाँ? तो ये देखेंगे तो सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सब मिलता है, एक साथ मिलता है। और जब एक साथ ही मिलता है तो जो है पाकिस्तान में कहाँ? तो मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी में जाकर ये जो ऊपर से आपको सिंधु नदी आती हुई दिख रही है, ये सारे जो नदी हैं, ये सारे जो झेलम हैं, ब्यास हैं, सतलुज, ये सारे जो नदी हैं ये पाकिस्तान में जाकर आपको कहाँ पर मिल रहा है? तो ये मिला है मिठानकोट में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाता है। इसके बाद जो है यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पर? उसके बाद जो है ये नदी कहाँ पर बहती है? तो ये नदी दक्षिण की ओर बहता है और उसके बाद जो है ये कराची जाता है, अंत में ये कराची जाता है और कराची से पूर्व, कराची गया उसके बाद जो है पूर्व जो है कराची से पूर्व ये कहाँ पर जाकर मिलता है? तो अरब सागर में जाकर ये मिल जाता है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है और सिंधु नदी का जो मैदान का ढाल जो है वो क्या थोड़ा धीमा है। सिंधु द्रोणी का जो है 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में जो है स्थित है। याद रखेंगे यहाँ पर जो सिंधु का जो है द्रोणी का 1/3 भाग, मतलब 1/3 मतलब 1/3 जो है 3 भाग जो है ये भारत में है और ये कुछ भाग जो है ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। 1/3 में क्या क्या है? तो 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के तथा शेष भाग जो है पाकिस्तान में है। याद रखेंगे सिंधु द्रोणी के 1/3 भाग कहाँ कहाँ पर हैं? तो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में स्थित है और कुछ भाग जो है शेष भाग जो है कहाँ? पाकिस्तान में है। इसका जो है दूरी जो है 2900 किलोमीटर लंबी
सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या है? विश्व की लंबी नदियों में से एक कौन है? तो सिंधु है। कितना किलोमीटर है? तो 2900 किलोमीटर है। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। सिंधु का दूरी भी बताने के लिए कहता है। और यह जो है, क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से, क्या आप जानते हैं, आपको दिया गया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता क्या है? तो देखिए, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार, कितना? तो 1960 में इसका समझौता हुआ के अनुसार भारत जो है इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करेगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। कितना प्रतिशत जो है सिंधु नदी का पानी का जो है उपयोग भारत करेगा? तो 20% का। ठीक। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। कहाँ पर सिंधु जल समझौता के तहत जो है सिंचाई होता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है, राजस्थान में कैसे होता है? तो राजस्थान में आपने नदी को वहाँ तक पहुँचाया है और उसके कारण उसका जो है भाग कुछ वहाँ पर सिंचाई होता है और दक्षिण पश्चिमी भागों में भी इसका सिंचाई होता है। याद रखेंगे आपको, सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ है और जो है 20% पानी जो है सिंधु नदी का आप लेंगे। इसके बारे में ऊपर से नीचे तक में आप अगर देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ऊपर से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो ऊपर के भाग जो हैं, ऊपर के 3 नदी और नीचे के 3, तो 3 के 3 जो हैं बांटे गए हैं और नीचे के जो आप ब्यास से लेकर, ब्यास से नीचे ये सतलुज और रावी हो गया, ये भाग जो है ये भारत के पास है। ऊपर का जो भाग जो है, जो सिंधु है, ऊपर सबसे पहले कौन है? सिंधु है। तो वो जो भाग है उससे जो है प्रतिशत पानी जो है भारत लेगा और 80% पानी कौन लेगा? 80% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। 1960 के जो है ये समझौता हुए हैं। आगे है अब गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र क्या है? तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से ये निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। और जो है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कौन है? तो मुख्य धारा क्या है? भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इसमें जो है इससे मिलती है। कहाँ? तो अलकनंदा उत्तराखंड कहाँ है? अलकनंदा उत्तराखंड है के देव प्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पर गंगा का मुख्य धारा जो है मिलता है? तो ये होता है देव प्रयाग में। याद रखेंगे, यहाँ जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा की मुख्य धारा का जो है कहाँ पर होता है मिलन? तो वो देव प्रयाग में होता है। गंगा को जो है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहाँ? तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। और तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है और अलकनंदा जो है, अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में जाकर जो ये मिलता है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पर? तो हरिद्वार में जो है ये पर्वतीय भाग को छोड़ देता है और यह कहाँ पर? तो हरिद्वार में, और यह जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है। आगे है कि हिमालय से निकलने वाली बहुत ही नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सारे जो हैं हिमालय से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से कौन निकलती? यमुना निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ये जो है गंगा के दाहिने, ये जो है ये दाहिना किनारा हो गया, इसके साथ जो है ये गंगा के समानांतर बहती है। कौन? तो यमुना। तथा हिमालय जो है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद जो ये इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से। कहाँ से? एक यमुना को याद रखेंगे, यमुनोत्री हिमालय से, और घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये कहाँ से? तो ये निकलती है हिमालय से, हिमालय से निकलती है। और जो है इसके कारण जो है प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के हिस्से में जो है बाढ़ आता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। अब हम देखिए थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे। ऊपर में आपको चित्र दिया गया है, ऊपर के चित्र को हम थोड़ा देखेंगे। देखिए आपको जो यहाँ पर बताया गया है नदियाँ और झील भारत का, तो
ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया तिब्बत और ये मानसरोवर हो गया। यहाँ से निकला कौन? तो सिंधु। देख रहे हैं ये सिंधु। यहाँ से कौन निकला? सांगपो, जिसको आप ब्रह्मपुत्र भारत में कहते हैं। और जो यह जब नेपाल में क्रॉस करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेपाल ब्रह्मपुत्र हो गया। और ये जो है जब बांग्लादेश में क्रॉस करता है, ये हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप गंगा को, ये जो है गंगा, गंगा जो है निकलती है, ये देख सकते हैं इलाहाबाद में आकर मिल जाती है यमुना नदी। कौन? तो यमुना नदी। और यह आकर आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर, ये देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी। और इसका जो आप देखेंगे गंगा का जो सहायक नदी है, तो ये घाघरा ऊपर से जो बायां कहलाता है, गंडक, कोसी, ये जो है सहायक नदी है। इधर से आप देखेंगे तो आपको यमुना, सोन, ये सारे जो हैं दायां नदी हैं। और ये जो है गंगा में जाकर मिल रही है। और यह जो देखते हैं आप यमुना के भी सहायक नदी हैं, जैसे कि यमुना के सहायक नदी में आपको कौन मिल रहा है? तो चंबल, बेतवा, ये सारे यमुना के सहायक नदी हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये महानदी। ये महानदी है जो चिल्का झील का निर्माण जो यहाँ पर हो रहा है, ये ओडिशा में आपको देखने को मिलता है। और यह जो है नर्मदा नदी, ये अमरकंटक से निकलते हुए ये बंगाल जो है कहाँ पर? तो ये अरब सागर में जाकर मिलती है। कौन? तो नर्मदा नदी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में, तो आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो देख रहे हैं सिंधु, जो कि ऊपर से, तो ये सिंधु हो गया। उसके बाद झेलम हो गया। उसके बाद चेनाब, रावी, सतलुज। बीच में आपको ब्यास है। क्या है? बीच में ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ब्यास है। ये ब्यास नदी जो है बीच में है। और नीचे का तीन याद रखेंगे, रावी, सतलुज, ब्यास। ऊपर का 3 याद रखेंगे, जो कि झेलम, चेनाब और सिंधु। सिंधु का जो है 80% पानी कौन उपयोग करेगा? तो पाकिस्तान। कब समझौता? 1960 में। याद रखेंगे 20% भारत पानी का उपयोग करेगा। इस प्रकार से ये जो है चैप्टर के नदियों को, तंत्र को देखेंगे आप, अपने मैप में निकाल कर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो ये देखिए कावेरी, ये कावेरी कहाँ? तो अरब के सागर में जो बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल रही है। ये तुंगभद्रा है जो कि अरब के सागर में जाकर ये मिलता है। ये हो गया। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये कहाँ है? देवप्रयाग में भागीरथी, ये भागीरथी अलकनंदा का जो है ये संगम है। अब देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण के कायाकल्प को पूरा करना है। किसका? तो नमामि गंगे परियोजना का। इस परियोजना के बारे में आप साइट पर जाकर भी पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। हमने उपजाऊ तक पढ़ा। अब हम जो है उपजाऊ हो जाता है, जो है जो भी नदी आती है वो क्या करता है? उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। आगे है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाले मुख्य सहायक नदियां, जैसे कि चंबल हो गया। कहाँ से? प्रायद्वीपी नदी से। चंबल हो गया, बेतवा हो गया और सोन हो गया। ये कहाँ से? तो प्रायद्वीपीय भूमि से, उच्च भूमि से ये निकलता है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से और इनकी लंबाई कम तथा इसमें जो है पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियाँ कैसे गंगा में जो है, ये ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। आपने देखा कि ये जो है चंबल, बेतवा, ये किस में? तो ये यमुना में जाकर मिलती है और यमुना जो है गंगा में जाकर मिलती है। बाएं से दाएं किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल में कहाँ तक? फरक्का तक बहता है। दायां और बायां आपको ऊपर का बताया, दायां और नीचे का, यहाँ ये जो गंगा है तो ये दाहिना भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया। तो यहाँ पर आपको यमुना जाकर मिल रही है, तो यहाँ पर आपको कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा, ये सारे जो हैं आकर, सोन यहाँ पर दायां से, ये सारे मिलकर गंगा नदी का जो है आगे बढ़ता है, मिलता है। और गंगा नदी जो है कहाँ पर जाकर? फरक्का में जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में
फरक्का में जाकर पश्चिम बंगाल के फरक्का तक ये बहता है। गंगा नदी जो है कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहता है। उसके बाद जो है यह क्या होता है, उसके बाद देखेंगे तो 2 भागों में ये विभक्त होता है। यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो ये दाएँ-बाएँ सहायक नदियों के जल को जो है परिपूर्ण होकर कहाँ? तो पूर्व दिशा की ओर बह रहा है और बंगाल की जो है पश्चिम बंगाल की फरक्का तक ये बहता है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये क्या है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तर का भाग होता है। यहाँ जो है नदी 2 भागों में बँट जाती है और उसके बाद जब फरक्का में आते हैं, गंगा 2 भाग में बँट जाता है। एक जो होता है क्या होता है? भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है जो दक्षिणी की तरफ बहती है। जो हुगली जो है वो दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है और तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? तो ये 2 भाग में बटी गंगा, एक दक्षिण की गई, एक इधर की ओर गया है। तो ये जो है 2 भाग में बटा। 2 भागों में जब बँटता है तो ये जो है एक भाग जो है भागीरथी जो है नाम है एक भागीरथी जो हुगली है, जो इसका नाम अब क्या पड़ गया? भागीरथी। ये भागीरथी जो है ये हुगली के जो है दक्षिण की तरफ बहती है और जो है डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। भागीरथी नाम याद रखेंगे जो कि आपको बांग्लादेश में कहा जा रहा है। बांग्लादेश में भागीरथी मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जो मुख्य धारा जो है जो मुख्य ये जो ये नदी आई और ये जो है प्रवेश ये एक हुगली का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गई, डेल्टा का निर्माण करते हुए हुगली नाम हो गया क्या? तो हुगली। और जो है एक मुख्य जो धारा है ये मुख्य धारा 2 भाग में जो बटा था मुख्य धारा जो ये कहाँ पर प्रवेश कर रही है? बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। ठीक। एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और जो है गंगा में ब्रह्मपुत्र भी आकर मुख्य नदी जो है मुख्य धारा जो है उसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिल जाता है। और अंतिम चरण में देखते होंगे कि अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है बहुत ही बार पूछा भी जाता है कि कौन नदी जो है मेघना के नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में के जल वाली वह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद जो है गंगा ब्रह्मपुत्र जो है जल क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है यहाँ पर जो डेल्टा बनता है ये समुद्र हो गया, यहाँ से आ रहा है ये छोटा-छोटा जो देखते हैं ये डेल्टा जो बन रहा है, ये जो है ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या आप जानते भी हैं? क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम से लिया गया है। क्यों? तो यहाँ पर सुंदरी पादप पाया जाता है, उसी के नाम से सुंदरबन इसका नाम पड़ा है। सुंदरी बन पाया जाता है, सुंदरी पादप पाया जाता है। और सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे बंगाल जो है नदी जो है 2 भागों में कहाँ पड़ती है? तो हुगली के पास जो है एक भागीरथी के नाम से जानी जा रही है, एक बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जब का मिलन हो जाता है तो ये इसको क्या बोलते हैं? मेघना के नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। अब है गंगा की यहाँ पर देखिए हमने गंगा को यमुना कहा, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जो है ये जमुना कहलाता है। और जो गंगा है वो क्या कहलाता है? पद्मा के नाम से। जो मुख्य धारा जो है प्रवेश जब करता है बांग्लादेश में तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है उससे पहले जो उसका नाम होता है मेघना होता है। ये याद रखेंगे आप। ठीक। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। कितना है? 2500 किलोमीटर से अधिक है। और आप गंगा नदी के अववाह तंत्र को पहचान सकते हैं चित्र में देखकर। देखिए अम्बाला नगर
अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला कहाँ है? तो अम्बाला नगर जो है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच के जल विभाजक, जो जल विभाजक आपने ऊपर पढ़ा भी कि जल यहाँ से आ रहा है और बीच का जो भाग है वो क्या है? वही जल विभाजक है। और यह जो है कहाँ, अम्बाला नगर कहाँ है? तो गंगा और सिंधु के जल विभाजक क्षेत्र में ये स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। कितना? अम्बाला से सुंदरबन की जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। कितना? तो 1 मीटर है, मात्र 1 मीटर। कहाँ है? तो ढाल में जो है गिरावट 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बने हैं और यह जो है इसके कारण जो है यहाँ पर अनेक 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 विसर्प बना हुआ है। ठीक, ये विसर्प होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक, सतलुज और सिंधु के नज़दीक से निकलता है और मानसरोवर से पूर्व से ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम होता है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। जो अधिकतर भाग जो है भारत से पहले ही है, बाहर ही है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा वारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गॉर्ज क्या होता है? तो दो पहाड़ों के बीच की जो भाग है उसको गॉर्ज बोलते हैं। और यह कहाँ पर प्रवेश करता है? नामचा वारवा शिखर 7757 मीटर इसका जो है ऊंचाई है और जो है ये पास पहुँचता है। उसके बाद जो है अंग्रेजी के यू, मतलब अंग्रेजी को कौन अक्षर? तो यू अक्षर के जैसा इसका जो है मोर है और इसमें जो है यही जो है मोर जो है इसका है और ऐसे ही ये प्रवेश करती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से ब्रह्मपुत्र का प्रवेश भारत में होता है। नामचा वारवा शिखर याद रखेंगे, ये जो है कौन अक्षर का बनाता है मोर और यह जो है कौन कहाँ से कहाँ पर किस जो है राज्य में प्रवेश करता है, ये याद रखेंगे भारत में कैसे प्रवेश करता है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, पूर्व की ओर बहता है। लंबाई जो है सिंधु से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर भाग जो है भारत में नहीं बहता है। और जो है यह जो है नामचा वारवा शिखर 7757 मीटर इसका जो है ऊंचाई है और यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक, अब आगे है कि यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करता है तो इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। कैसे इसका जो है निर्माण होता है? तो इसका निर्माण जो है दिबांग, लोहित, केनुला एवं इसकी जो है दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलती है और असम में इसका जो है नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र के देखिए कैसे प्रवेश करता है और जब कहाँ पर ये इसका नाम जो है हो जाता है ब्रह्मपुत्र, तो ये होता है असम में जाकर। और यह जो है दिहांग नाम से प्रवेश जो है दिहांग नाम से यहाँ जो है इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। तथा इसको जो है जब देखते हैं कहाँ, तो असम में ब्रह्मपुत्र का ये निर्माण करता है। कौन कौन नदी मिलता है? तो दिबांग, लोहित, केनुला और कोई और नदियाँ मिलकर ये यहाँ पर असम में जो है ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दिहांग के नाम से। अब है क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो किस नाम से? सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये आपको हमने गंगा के नाम को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जब जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है समुद्र से पहले वो जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको। अब आगे है कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। क्या है? तिब्बत शीत एवं शुष्क क्षेत्र है।
और अतः इस क्षेत्र में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ द्वीप का नाम याद है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप आपसे पूछा जा रहा है। जो नदिया द्वीप आप देखते हैं जो क्या है नदिया द्वीप ब्रह्मपुत्र में, तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप, तो याद रखेंगे आप, क्या नाम है? तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वह जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है इसका नाम जो है शामिल है। और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे बहुत बार ये जो है माजुली द्वीप के बारे में आपसे पूछा जाता है। यह किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ है? तो असम में है। और जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे माजुली द्वीप के बारे में पूछा आगे है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण जो है नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा जो है मार्ग में परिवर्तन लाती है। जब ये सतही धारा जो है बढ़ जाता है तो मार्ग में इसका क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। हमने हिमालय नदी के बारे में पढ़ा, अब हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय नदी में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। कहाँ पे? पश्चिमी, आपने देखा तो ये पश्चिमी घाट द्वारा है जो है इसका निर्माण होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। कहाँ से? उत्तर से, ये उत्तर से बहा, ये दक्षिण की ओर बहता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मार्ग जो है मुख्य नदियों जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है पूर्व की ओर बहती है। याद रखेंगे आपको यहाँ से कौन कौन नदी जो है पूर्व की ओर अधिकतर भाग जो है बहती है, तो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गया तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक, और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये जो है कावेरी, महानदी, गोदावरी ये डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं जिसमें कि आपको याद रखना है नर्मदा, तापी, दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। कौन कौन? तो आपसे पूछा भी जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियों के नाम बताएं, तो आप याद रखेंगे नर्मदा और तापी। और जब पूरब की ओर पूछेगा तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा एवं तापी जो है ये दो बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और ज्वालानंदमुख का निर्माण ये करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अब्बा द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटा होता है। अब्बा द्रोणी जो है उसका जो है ये छोटा होता है। अब हम नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा द्रोणी, देखिए नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है। बहुत ही बार पूछा गया है कि अमरकंटक में से कौन नदी का निर्माण होता है, तो नर्मदा इसे भी पूछा जाता है नर्मदा का उद्गम स्थान कौन है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो अमरकंटक पहाड़ी। और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जो ये पश्चिम की ओर, ये आप देखते होंगे ये नर्मदा है मध्य प्रदेश में, तो ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहता है। भ्रंश घाटी आपको बता भी दिए हैं कि ये जो है आप दो जो है पहाड़ है और बीच की रास्ते जो है होते ही क्या होता है? भ्रंश होता है। भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गौज से बहती है। कहाँ पे? तो जबलपुर के पास, जहाँ एक नदी तीव्र ढाल से गिरती है और जबलपुर के पास जो है ये नदी जो है तीव्र ढाल से ऊपर से जो है ये गिरती है, ऊपर से ये गिरती है, तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है और यहीं पर जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है क्योंकि जो तीव्र ढाल से ये गौर में जो है गिरती है, गहरे गौर से ये तीव्र ढाल से गिरता है। कहाँ पे? जबलपुर में। और यह जो है
किसका निर्माण करता है? तो धुआंधार प्रपात का निर्माण करता है। कौन ऐसा नदी है जो धुआंधार प्रपात का निर्माण करता है? तो नर्मदा नदी है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और जो है यह किस तरह बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। और जो है ये क्या है? तो एक भ्रंश घाटी में बहता है। और यह जो है गौज का जो है गौज से होते हुए गौज में बहते हुए जो है तीव्र ढाल बनाती है। और तीव्र ढाल जब बनता है तो गिरता है तीव्र ढाल से, और जब यह जो है ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करता है। आगे है कि नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धार से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और गुजरात में। क्या आप जानते हैं कि नर्मदा के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना प्रारंभ की गई? क्या नाम है? तो नमामि देवी नर्मदे नाम से आप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है संरक्षण के लिए इसका जो है योजना का आरंभ किया गया। अब पढ़ेंगे हम तापी। तापी जो है, तापी का भी कहाँ पर होता है? तापी भी जो है मध्य प्रदेश से ही। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं से में स्थित है। कहाँ पे? तापी जो है मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये जिला कौन है? तो बैतूल है। और यह कहाँ से? तो सतपुरा की पहाड़ी से श्रृंखलाओं से ये निकलता है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहता है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई जो है बहुत कम है। पश्चिमी की ओर बहने वाली मुख्य नदियां याद रखेंगे कौन कौन से हैं? तो साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो साबरमती हो गया, माही हो गया, भारत पूजा हो गया और पेरियार हो गया। उन राज्यों के नाम बताने के लिए कहता है जहाँ ये नदी बहती है। देखिए, साबरमती गुजरात में है, माही, पूंजा, पेरियार जो है ये महाराष्ट्र में के भाग में आपको देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में। देखिए, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है ये? गोदावरी क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला से। देखिए, ये जो आपको हमने बताया कि ये साबरमती और भारत पूंजा तथा पेरियार आप जानते ही होंगे। पेरियार जो है महाराष्ट्र के नीचे आपको केरल में जाकर ये मिलता है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। और ये जो है पश्चिम घाट में जाकर पश्चिमी जो है तरफ बहता है और अरब के सागर में जाकर ये मिलता है। गोदावरी के बारे में आपने अभी पढ़ ही रहे थे कि गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से? नासिक जिला से। इसकी लंबाई कितना है? तो 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महाराष्ट्र निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती है। कौन गिरती है? कौन? गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अफवाह तंत्र क्या है? सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा जो है अफवाह तंत्र वाला कौन नदी है? तो गोदावरी। कितना है? तो 1500 किलोमीटर। आगे है कि तुम इसकी द्रोणी महाराष्ट्र मतलब नदी द्रोणी का 50% जो भाग जो है वो मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। कौन कौन है? पूर्णा, वर्धा, प्रांतिहीनता, माजरा, बेन गंगा तथा पेन गंगा। ये जो है इसके सहायक नदी हैं गोदावरी के। इसमें जो है अंतिम तीनों सहायक नदी बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब है महानदी। महानदी जो है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से, तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलता है। कौन? तो महानदी। इस नदी की लंबाई कितना है? तो 860 किलोमीटर। इसकी अब्बा जो है द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा है। अब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में बहती है। कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जो है महाबालेश्वर के निकट से ये निकलता है। इसके जो है
तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी जो है सहायक नदियाँ। मूसी में जो है हैदराबाद के जो है निकट बसा हुआ कौन सा है, तो मूसी जो है नदी के किनारे जो है हैदराबाद बसा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब है कावेरी नदी। कावेरी में क्या देखेंगे, तो कावेरी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट के कहाँ से, ब्रह्मगिरी से, तथा तमिलनाडु के कोडुरुल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो है लंबाई 760 किलोमीटर है और इसके सहायक नदी कौन है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी। इसके द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित हैं। आगे आपका है, क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, कावेरी नदी। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो कावेरी है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को किस नाम से, शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और आप देखते हैं प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर कहाँ पर, तो प्रपात द्वारा जो है विद्युत का जो निर्माण होता है वह मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में को प्रदान करता है। ये जो है क्या करता है, विद्युत का निर्माण यहाँ पर कहाँ पे, तो आपका मैसूर में हो गया, बेंगलोर में हो गया, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में जो है इसका निर्माण विद्युत का होता है। किस नदी में, तो कावेरी में। और कावेरी को किस नाम से भी जाना जाता है, जलप्रपात को, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है और इसको शिव समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन है, तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात है कोचिकल। कोचिकल जो है ये सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है कोचिकल। और केरल में आपको मिल जाता है कावेरी, जो कि आपको भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे है कि इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो कि पूर्व की तरफ बहती है, जैसे कि दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, बैतरणी हो गया, ये सारे सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति जान सकते हैं। आगे है कि आप जानते हैं कि भारत की धरातल पर लगभग 71% जल से ढका है। कितना, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना प्रतिशत से जल से ढका है भारत, 71। विश्व जो है पृथ्वी की धरातल जो है लगभग 71% जो है जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% जल लवणीय है। कितना है, 71% में जो है जल कितना, 97% जो है जल वो क्या, लवणीय है। केवल 3% जल ही जो है स्वच्छ के रूप में आपका उपलब्ध है, जो कि आपका 1/4 भाग जो है हिमानी के रूप में, सबसे बड़ा भाग जो है वो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में है। अब हम पढ़ेंगे झील के बारे में। देखिए कश्मीर घाटी का जो है, कश्मीर घाटी तथा पश्चिमी डल झील क्या है, कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध डल झील नाम वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक को आकर्षित करते हैं। कौन झील है, तो प्रसिद्ध डल झील है। कहाँ है, तो कश्मीर में है। इस प्रकार के अन्य झील अपने जो है अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ पर नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप कश्मीर, नैनीताल, दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का महत्व क्या है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारकों से भी झीलों का क्या महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जल जो है, जहाँ जल जमा होता है वहाँ उसे झील कहते हैं। जहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है, गर्त वाला भाग मतलब गड्ढा है, गर्त मतलब गड्ढा जो धंसा हुआ है, वहाँ पर जल जम गया है और यही भाग जो है क्या कहलाता है, झील कहलाता है। जो जल जम गया है वो क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार यानी झीलों को समुद्र कहा जाता है। जो बड़ा आकार है, जो उसको क्या बोलते हैं, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। देखिए कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर,
सागर, इसको जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये समुद्र इसको कहा जाता है। ये कैस्पियन, मृत और अरब सागर जो है ये बहुत ही बड़ा आकार का है। देखिए भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है। जो कुछ में जो है वर्षा ऋतु में पानी होती है और कुछ जो है अस्थायी भी है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का जो है निर्माण वायु, नदियाँ एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। ये देखिए एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखूर का निर्माण करता है। एक विसर्प है, ये विसर्प है, और जब बाढ़ वाले क्षेत्र से ये कट गया, ये जो क्षेत्र बच गया, ये क्या कहलाएगा, विसर्प कहलाता है। स्पीट तथा बाढ़ मतलब रोधिका तटीय क्षेत्र में रेगून का निर्माण करते हैं। जो तटीय क्षेत्र में जो है किसका, रोधिका का निर्माण जो रेगून कहलाता है, रेगून का निर्माण करते हैं। जैसे कि चिरका झील, पुरिकट झील और कोलेरू झील, ये जो है क्या है, रेगून का निर्माण करता है, जो कि क्या करता है, ये तटीय भाग को रोधिका मतलब तटीय जो स्पीट या तथा बाढ़ जो होता है, रोधिका जो होता है, तटीय भाग में रेगून का निर्माण, जो तट का भाग है उसमें जो है रेगून का निर्माण, ये जो भाग देख रहे हैं ये क्या हुआ, रेगून का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेगून है, तो रेगून में आपको मिलेगा चिल्का झील, पुलिकट झील, ये जो सारे क्या है, रेगून हैं। अंतर्देशीय भागों वाले झीलों में कभी कभी मौसमी होती है, और उदाहरण के लिए राजस्थान के सांभल झील, जहाँ पर ये बारिश होते हैं तो यहाँ पर पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जो एक लवण जल वाली झील है। क्या है, ये लवण वाला झील है, ये मौसमी है, लेकिन राजस्थान का ये सांभल झील जो है ये लवण वाला झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। राजस्थान में जो है इसका निर्माण जो है बर्फ़ में किया जाता है। कौन झील है, सांभर झील है, और ये जो है कभी कभी मौसम में जो है मौसमी होता है। ये बात वाली जो झील है कभी कभी मौसमी होती है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो अंतर्देशीय भागों में आपको देखने जो मिलता है, अंतर्देशीय देशों वाली झीलें जो होती है कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में जो है सांभर झील है, इसे जो इसका निर्माण बर्फ में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में होती हैं। ये मुख्यतः हिमालय के द्वारा जो हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो। क्या होता है, द्रोणी जो है गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गया, और जो है यहाँ पर द्रोणी बन गया और गहरा बन गया है, और हिम पिघला और वो पानी जो है वहाँ पर जम गया है। या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी में हिमानी मार्ग बन गए। इससे विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। और जो बुलर जो झील है जम्मू कश्मीर में स्थित, वो भूगर्भीय मतलब जो धंसा हुआ है उसके कारण जो है ये बना है। यह भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी वाला झील है। कौन है, तो बुलर झील जो है सबसे मीठा पानी वाला झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे झील के उदाहरण आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो नैनीताल है, भीमताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये जो है मीठे जल के। बुलर झील जो भूगर्भीय भाग द्वारा इसका जो है निर्माण होता है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का सबसे बड़ा मीठा जल वाला जो है झील है। इसी के अतिरिक्त आप देखते होंगे कि विद्युत जल उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे देखेंगे नदी में जो है बांध बना दिए हैं, उससे झील का निर्माण हुआ है। तो कौन है, तो गुरु गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नगर परियोजना के द्वारा बना था, और ये जो है झील कौन बन गया, गुरु गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। आप इसका जो है सूची बनाकर देखेंगे। आगे है कि झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है। जो जब पानी आएगा तो झील में पानी जो है तो जमा ही हुआ है। जब ये जमा है तो इसका जो है पानी क्या होगा, जल्दी ही बहेगा। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है, और जो है अगर अत्यधिक वर्षा होता है तो पानी कहाँ पर जाकर रुकेगी, तो झील में जाकर रुकेगी, और बाढ़ इससे थोड़ा रुकता है।
तथा सूखे के मौसम में क्या होता है, तो यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत प्रयोग उत्पन्न में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है और जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब आगे है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। क्या है नदी का अर्थव्यवस्था में महत्व? तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का जो है अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल जो है मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल में ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तन हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार करने के लिए कहता है जो नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण नदियों के जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही महत्व अधिक आपको यहाँ पर नदी का होता है। देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है, NRCP। तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 में GPA के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 10 साल बाद में राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण योजना जो NRCP, जब गंगा एक्शन प्लान शुरू होता है 1985 में, उसके 10 साल बाद जो कौन शुरू होता है, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की तहत जो है अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जो है जल का मुख्य स्रोत है और NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने तथा जल को गुणवत्ता में सुधार करना है। अब है नदी प्रदूषण। क्या है नदी प्रदूषण? तो नदी जल के घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता क्या प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती तथा इसका जो है आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो है प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी से मिलते रहते हैं, जहाँ जो है यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छनीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए शहरों की गंदगी को के समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं होता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में प्रदूषण के कारण जो है स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं चालू की गई हैं। क्या आप ऐसी योजनाएं के नाम के बारे में सुने हैं? नदी के प्रदूषित जल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है। बिना स्वस्थ जल का मानव जीवन जो है प्रभावित होता है। इसके बारे में आप चर्चा, वाद विवाद, प्रतियोगिता कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, हम क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए बुलर झील, आपसे ये क्वेश्चन जो है अभी आपको हमने बताया भी कि बुलर झील कहाँ पर स्थित, किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर। मीठा जल वाला जो है भारत का सबसे बड़ा झील है। नर्मदा नदी का कहाँ पर होता है उद्गम, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाती झील है, मतलब लवण के साथ जो है जो इसका होता है, ये लवणीय झील कहाँ पर है, तो ये श्यामल झील कहाँ है, राजस्थान में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी है, कहाँ पर है, तो ये आप अभी पढ़े ही हैं, गोदावरी जो है इसको छोटा गंगा भी कहा जाता है, जो कि भारत का प्रायद्वीपीय नदी है और इसको जो है सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि तापी और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जो है इसका जो है सतपुरा में उद्गम होता है और नर्मदा का जो है कहाँ पे, नर्मदा का अमरकंटक में, दोनों मध्य प्रदेश में ही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है अब ऑब्जेक्टिव नहीं है और यहाँ पर आपको नीचे दिए गए नाम जो हैं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रयोगों में इसको बांटने के लिए कहता है। देखिए इसको हम बांट देते हैं, ये जो है इसको हम कर देते हैं।
देखिए, एक तरफ अब जो है मानव और एक तरफ जो है प्राकृतिक रूप से जो झील का निर्माण हुआ है, उनको हम देखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से पहले हम देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से आपको हो गया वुलर, डल, यहाँ पर देखेंगे तो डल, और नैनीताल, नैनीताल, भीमताल, और हो गया लोकताल, और हो गया आपका बड़ा पानी, यहाँ देख रहे हैं बड़ा पानी, और चिल्का, यहाँ पर देख रहे हैं आप चिल्का को, यहाँ पर चिल्का, और सांभर, यहाँ पर आपको है सांभर, और कौन है तो पुलिकाट, एक हो गया पुलिकाट। ये जो हैं ये सारे प्राकृतिक हैं, याद रखेंगे कौन कौन, वुलर, जल, भीमताल, लोकताल, चिल्का, बोलीकट, सांभर और नैनीताल और वुलर, ये सारे के सारे प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं। और मानव के द्वारा अब जो छूट गया वो सारे क्या है, मानव के द्वारा। कौन है तो गोविंद सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड और राणा प्रताप सागर, ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित झील हैं। याद रखेंगे मानव निर्मित झील में आपको गोविंद सागर और निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, ये सारे मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक रूप से डल, वुलर, नैनीताल, भीमताल, लोकताल को और बड़ा पानी, सांभर, पुलिकट, चिल्का, ये सारे प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम पूरा करेंगे तो क्वेश्चन तो हम पूरा कर भी सकते हैं, पूरा हम कर भी देंगे। आपको हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है ये भी आपको कुछ हम यहाँ पर बता देते हैं। एक दो पॉइंट जो है आपको यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की और जो है करने के लिए कहता है, जो ऊपर से नीचे कौन कौन आया हुआ है। तो देखिए, ये आपको हम बता देते हैं, ये दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, देखिए ये क्या है, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा, 2500 किलोमीटर। ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, तो ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है, तो ब्यास है। और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो ये देखिए बैतूल है, तो एक अमरकंटक से निकल रहा था, एक जो है ये मध्य प्रदेश से बैतूल, तो ये तापी नदी कौन है, तो तापी है। और ये है पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है, तो जैसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल को जो है किसको शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को शोक के नाम से जाना जाता है, शोक नदी के नाम से। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये सतलुज नदी है, कौन है, तो सतलुज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाले गए हैं। रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है, रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है, तो रावी नदी का जो है रोहतांग दर्रे के पास स्रोत है। 8वां क्वेश्चन आपका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी, कौन है, तो गोदावरी जो है ये 1400 किलोमीटर, ये जो है इसको छोटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अब देखिए, ऊपर से नीचे हम पढ़ेंगे, तो ऊपर से नीचे में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन करना था, तो ऊपर से नीचे में आप देखेंगे तो क्वेश्चन पहला क्या है, तो नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल में है, तो ये कहाँ पर है, तो चिनाब जो है, सिंधु नदी का जो है 5 आप देखे थे, जो कि सतलुज हो गया, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये सारे जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो इसी में आपका जो है हिमाचल में किसका उद्गम हुआ है, तो इसका जो हिमाचल में उद्गम हुआ है चिनाब का। भ्रंश अब्बा होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है, तो आपने भी तो पढ़ा कि नर्मदा और तापी जो होता है भ्रंश का निर्माण करता है, और भ्रंश प्रवाह होकर अरब सागर में कौन, तो ये नर्मदा हो गया। अब आगे है कि दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म एवं शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करता है, तो ग्रीष्म में भी और शीत में भी, ये कावेरी नदी कौन है, तो कावेरी हो गया। लद्दाख, किलमित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी तो कौन हो गया, तो ये सिंधु हो गया। लद्दाख से भी किलमित और पाकिस्तान में जो बहती है वो सिंधु। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी है। भारत में चिनाब से मिलने वाली नदी कौन है, तो झेलम। भारत में जो है पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी कौन है, झेलम है।
कौन है? तो झेलम जो है पाकिस्तान में जाकर चेनाब पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाता है। कौन नदी है? तो ये झेलम नदी है। और यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी कौन है? तो यमुनोत्री कौन निकलता है? गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। तो इस प्रकार से आपके जो हैं ये क्वेश्चन जो थे हमने जो बताए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमने इसको आपको बता भी दिया। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानचित्र कौशल का है, तो मानचित्र कौशल में आप चित्र बनाकर बता सकते हैं कि चिल्का कहाँ है, बोरर कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, ये सारे। और चित्र में आप गंगा सतलुज के बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय में अंतर क्या है? तो हिमालय क्या है? तो ऊपरी भाग है। हिमालय क्या है? तो हिमालय नदी और जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी के बारे में मुख्य अंतर बताने के लिए कहता है। तो अधिकतर जो है हिमालय का तो 12 मासी होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? बरसात के मौसम में नहीं बल्कि जो पूरे वर्ष जो है ये बहते रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी क्या है? तो ये नदी जो है इसका पानी जो है बरसात के मौसम पर निर्भर करता है। हिमालय में देखेंगे तो हिमालय में उसके उद्गम जो है समुद्र का जो है मार्ग जो है लंबा होता है। हिमालय नदी का जो है उसके उद्गम से समुद्र का मार्ग क्या होता है? लंबा होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में देखेंगे तो उसका छोटा छोटा मार्ग होता है, छिछला मार्ग होता है, उसका उद्गम जो है कम होता है स्थान से उसके निकास तक। हिमालय नदी का जो है उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं में होता है, और पर्वतीय नदी का कहाँ पर उद्गम होता है? तो पश्चिमी घाट से निकलता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिलता है। और देखते हैं जो उत्तर में जो है समतल मैदानी से होकर हुआ कौन? तो हिमालय जो नदी है वो निकलता है, जिसके लिए खेती बाड़ी, जहाजरानी और सिंचाई का उद्देश्य जो है इसमें पूरा होता है। और प्रायद्वीपीय नदी में देखते होंगे तो चट्टानी धरातल पर बहता है, और इसके जो है तरह जो है जहाजरानी के लिए और ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त ये होता है। और हिमालय नदी में देखेंगे तो ये नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करता है, और प्रायद्वीपीय नदी जो होता है वो अपेक्षाकृत छोटा छोटा डेल्टा का निर्माण करता है। हमने इसके अंतर को भी देखा, और प्रायद्वीपीय पठार और पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करने के लिए कहता है। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूर्व से बहने वाली नदी में देखेंगे तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार में आपको कौन कौन है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक, और ये जो है अब्बा तंत्र में जो है बड़ा आकार इसका होता है। ये नदी जो है बहुत ही गहरा नहीं होता है। कौन? तो पूर्व की ओर जो बहता है प्रायद्वीपीय जल नदी से निकलता है वो। और ये जो नदी जो है पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा का भी निर्माण करता है। और हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदी देखेंगे तो इसमें दो नदी है, एक है नर्मदा, एक है तापी। ये पश्चिम की ओर बहता है। ये नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरता है, और ये जो है अब्बा तंत्र का विकसित जो है इसका नहीं होता है, और इसके जो है सहायक नदी है छोटे छोटे होते हैं। ये नदियाँ जो है गर्त से होकर बहता है, और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता। ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है, ये ज्वलंतमुख का निर्माण करता है। ये आपका हो गया। और अर्थव्यवस्था में आपको हम पहले भी बताया कि फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, द्वार हो गया, पानी पीने के लिए ये आदि जो है इसका निर्माण जो है जलवायु विद्युत पैदा करने के लिए, वातावरण मृदु बनाने के लिए, परितंत्र को बनाने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में आप बता सकते हैं, जो कि जीव जंतुओं के लिए और औद्योगिक के लिए ये सारे जो हैं अर्थव्यवस्था के रूप में आप बताएंगे। एक क्वेश्चन और बच ही गया, उसको भी कर ही देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहता है, तो संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जल विभाजक क्या होता है? उदाहरण दीजिए। देखिए, जल विभाजक क्या था? तो यहाँ ऊंचा भूमि से देखिए पहाड़ से निकला पानी, और ये जो है एक जो है पर्वत मिल गया बीच में, या ऊंचा जगह मिल गया, तो ये दो भाग में बट गया, तो ये जल विभाजक हो गया। भारत के और जो है इसमें आपको गंगा के रूप में जो है गंगा नदी में गंगा और सिंधु के बीच में जो है जल विभाजक के रूप में कौन काम करता है? अम्बाला। अम्बाला जो है ये जो है जल विभाजक में स्थित है। अम्बाला जो है क्या? जल विभाजक में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी किस नदी? तो ये आपको हमने अभी बताया, ऊपर भी बताया कि जो गंगा है ये है, गंगा की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर, इसलिए विशाल सबसे बड़ी द्रोणी है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सिंधु जो है कहाँ से निकलती है? ऊपर में आपको तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, और गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताने के लिए कहता है, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती है? मुख्य धारा देखिए अलकनंदा।
अलकनंदा और जो है देवप्रयाग जो है अलकनंदा जो है गंगा नदी में जो दो मुख्य जो दो मुख्य धारा मिल जाती है, तब गंगा का निर्माण होता है। दो नदी भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है मुख्य धारा, तब गंगा का निर्माण देवप्रयाग में होता है। देव यहाँ से जो है अलकनंदा आई, यहाँ से भागीरथी आई, और ये देवप्रयाग है, ये यहाँ पर गंगा का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे कि चौथा 5वां नंबर है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है उसका जो भाग है वो पहाड़ी एरिया में है, वो क्या है, क्षेत्र में जो है गाद पाया जाता है। क्योंकि वो जो है वो वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, वर्षा देखते होंगे। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के किस नाम से जाना जाता है? सांपों के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में बहुत बड़ी जो है कम मात्रा में पानी वहाँ पर प्राप्त होता है, इसलिए जो है वहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाया जाता है, वहाँ पर कम पानी होता है। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो नदी जो है भारत में जब प्रवेश करता है तो इसके क्षेत्र से जब गुजरता है तो अधिक वर्षा होता है। जब अधिक वर्षा होता है तो क्या होता है? पानी अधिक होता है, और जब पानी अधिक होगा तो क्या होगा? गाद की मात्रा भी बढ़ेगा, और जब गाद का मात्रा बढ़ेगा तो पानी अधिक होगा। और इससे जो होता है तिब्बत में देखेंगे तो क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि तिब्बत का जो मौसम भाग जो उसका मौसम कैसा होता है? शुष्क और ठंडा होता है। और तिब्बत में जो है कुछ जो है बहुत ही कम पानी होता है, इसके कारण जो है पानी जो है कम होता है और गाद कम पाया जाता है। लेकिन भारत में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर बारिश होती है और पानी जो है में गाद पाया जाता है। छठा नंबर, कौन सा दो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो गर्त से होकर बहती है? तापी और नर्मदा। और कौन समुद्र में प्रवेश करती है? तो जो है समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है? तो समुद्र से प्रवेश करने से पहले ज्वालामुख का निर्माण करता है। नदियाँ तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताने के लिए कहता है। तो देखिए, नदी और झील, तो नदियाँ एवं झीलों जो है ये नदी के बहाव को नियंत्रित करता है। ये अंतर्वृष्टि के समय जो है बाढ़ को रोकता है। कौन? तो झील और नदियाँ। और अनावृष्टि के समय जो है पानी तथा जलीय परितंत्र का संतुलन ये बनाए भी रखता है, और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी आपका वृद्धि करता है, और पर्यटक के रूप में भी ये आपको सहायता प्रदान करता है। तो ये सारे जो हैं ये इसके उदाहरण हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही बार जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम कुछ और भी बताएंगे इसके बारे में अलग से। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, एक बार दो बार समझिएगा। कुछ नहीं है, आप ध्यान से अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय हमने यहाँ पर ख़त्म किया। अब चौथे अध्याय में हम चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय था। आपको ये कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।